है। अभी कुछ और ऐसी चीजें आने वाली हैं जिनका आपको अनुमान ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स। कि वेटरन्स इंडिया को कैसे और मजबूत किया जा सकता है। जनरल बख्शी साहब, मेरे आए हुए जनरल और सभी दोस्तों और भाइयों, मैं जनरल वेटरन के बारे में जिस उद्देश्य के लिए बनी है उसके बारे में बातचीत करूंगा। हमारे संगठन को हमें बहुत ऊंचा बनाना है, क्योंकि हमारी यहाँ सबसे बड़ी समस्या देशद्रोहियों की है, राष्ट्र को बचाने की है। हम कहते हैं आजादी चाहिए। अरे कौन कहता आजादी नहीं चाहिए? आजादी होनी चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आजादी में क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कौन सी आजादी है? आप बताएंगे? ये आजादी नहीं है, ये देशद्रोही का काम है। हमारे कुछ बुद्धिजीवी जो प्रोफेसर हैं, वर्ल्ड की नंबर इंस्टीट्यूट है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट, उसके अंदर असामाजिक तत्व है। मैं उनको पागल की संज्ञा दूंगा, जिसको बोलते हैं मनोरोगी चिकित्सक। आपने पिछले देखो सुना होगा, वहां का एक बहुत बड़ी प्रोफेसर लेडीज जो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेती है, कहती आसाम को आजाद होना चाहिए, त्रिपुरा को आजाद होना चाहिए। अरे तो यही कह दो ना कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, आसाम चाइना को दे दो और मद्रास लंका को दे दो। अरे क्या देश की दुर्भावना है, दुर्भाग्य है, ऐसे आदमी पोस्ट के ऊपर है। आप फौजी जानते हो, लालू यादव, करप्शन, मायावती, जयललिता, आज तक किसी पॉलिटिशियन को सजा हुई है? कन्हैयालाल ने स्टेटमेंट दी, फौजी जेंट के अंदर फौजी रेप करते हैं। मैं एक फौजी हूं, वार्ड डिसेबल हूं। क्या आप जानते हैं जनरल साहब यहां बैठे हैं, यदि फौजी किसी लड़की को छेड़ता है, 1 हफ्ते के अंदर उसका कोर्ट मार्शल होता है। 1 हफ्ते के अंदर जिनको जन्म लेकर जवानी में गुंडागर्दी करके बदमाशी, रेप, डकैती करते हैं, वो मर जाते हैं, उनको सजा नहीं होती। लेकिन फौजी को 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट मार्शल होता है। उस फौजियों के बारे में ये भाषण देना, और उस भाषण को सबसे ज्यादा एंटी मीडिया, टोटल मीडिया की बात नहीं करता हूं, एंटी मीडिया, कुछ मीडिया वालों ने कसम खाई है कन्हैयालाल की भाषा बोली उसका तो विरोध नहीं करेंगे, वो हमारे फौजी का विरोध करेंगे। फौजी ने JNK में गोली चला दी। अरे फौजी ने गोली क्यों चलाई? फौजी पर पत्थर किसने मारा? उसके सिर में लठ किसने मारा? वो न मानव अधिकार आयोग को दिखाई देता है, न अपोजिशन को दिखाई देता है, न मीडिया वालों को दिखाई देता है। जी न्यूज को कुछ टीवी वाले हैं जो अकलियत लाते हैं, असलियत लाते हैं। हमने इंडिया गेट से जुलूस निकाला जब हम JNU के अंदर गए। हुज कन्हैयालाल, अरे गरीब घर का पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर, राष्ट्रीय भावना कर, देश के लिए काम कर। मोदी प्राइम मिनिस्टर बनता तो आप भी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कौन रोकता है? डेमोक्रेसी है। लेकिन देश के बारे में एक आदमी और है, उसको झूठा सिंह, जो पंजाब के चुनाव के अंदर खालिस्तान वालों से जाकर वोट मांगता है, खालिस्तान से। अरे केजरीवाल जी, आपकी नीति बढ़िया करो, तुम हराओ नरेंद्र मोदी जो तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन ये नहीं है कि तुम खालिस्तान वालों से जाकर वोट मांगो। अरे ऐसा ही मांगना है तो तुम जाकर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बन जाओ या चीन में बन जाओ। हमारे यहां इतनी देशद्रोही हो चुकी है, मीडिया, मानव अधिकार आयोग और आजादी। अरे आजादी का मतलब समझते हैं? मीरा भाई इतनी बड़ी भगत हुई, उसको कहेंगे आजादी के नाम पर? मैं कोई वैसा कहूंगा? हमारी फौजियों की विधवाओं की हालत देखो, 1962 और 65-71 में जितनी विधवाएं थी, उनकी 28 और 22 साल की उम्र में विधवा होती, दूसरी शादी करने में पेंशन होती थी। भगवान की दी हुई चीज को भी हमारी सैनिकों की विधवा ने उस चीज को देखा, उसके बारे में भी बकवास करते हैं लोग। इसलिए मैं वेटरन इंडिया से कहूंगा कि जैसे एक तहसीलदार होता है, तहसील पे एक SDM होता है, जिले में जिलाधीश होता है, स्टेट में होता है, इसी तरह टोटल मिलिट्री फोर्स को कल जनरल बख्शी साहब ने कहा था
इसी के ऊपर उनके साथ मैं स्टूडियो में जाता हूं, वो बोलते हैं, उनका खून उबलता है, वो रोते हैं। मैं भी स्टूडियो में रोया था। कुछ बातें बर्दाश्त नहीं होती हमसे। हम लड़ाई लड़ी है, हमारे बारे में देशद्रोह की बात कर रहे हैं, भाई गद्दार कहे, हमारा जोर नहीं चलता। उन आदमियों का टुकड़े कर देने चाहिए, वहां के ऊपर टुकड़े कर देने चाहिए। और कुछ पॉलिटिशियन उनकी सपोर्ट करते हैं। शर्म है। अरे तुम नीति की आलोचना करो, बेरोजगारी की आलोचना करो, आर्थिक नीति की करो, किसान के ऊपर करो, अपनी पार्टी बनाओ, चुनाव में हराओ, चुनाव में जिताओ। सरकार आती रहती, सरकार जाती रहती। आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की है, परसों और पार्टी की, और पार्टी की। अरे राष्ट्र तो आपका है, जननी और जन्मभूमि ये हमारी मां है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं बख्शी जी की बात वो दोबारा फिर दोहरा रहा हूं। मिश्रा जी ध्यान से सुनो, एक ऐसा प्लेटफार्म बनाओ, तहसील लेवल पर हो, फिर जिले लेवल पर हो, और जो भी देशद्रोही की बात करे, कम से कम 10 लाख आदमियों का जुलूस, चाहे वो जेएनयू के अंदर हो, चाहे वो कश्मीर में हो। जिस दिन आप जुलूस बहुत जबरदस्त निकाल देंगे, ये मीडिया वाले भी ठीक हो जाएंगे और ये देशद्रोही भी ठीक हो जाएंगे। आजादी के नाम पर मैं चाहता हूं आजादी हो, आजादी होनी चाहिए, लेकिन कौन सी आजादी होनी चाहिए? पद्मिनी के बारे में हम पिक्चर बना रहे हैं, आजादी होनी चाहिए। अरे मेरी कोई जवान बेटी है, उसको कल कहेगा मैं इसको वेश्या का पर्दे में दिखाऊंगा, आजादी होनी चाहिए? ये किस चीज की आजादी है? ये कोई आजादी नहीं है। हमारी संस्कृति को तोड़ना मरोड़ना। कुछ आदमियों ने कसम खा रखी, हमने इस देश को टुकड़ा करना है, इस देश की संस्कृति को नष्ट करना है, इसकी सभ्यता को नष्ट करना है। और बख्शी साहब की कल बात मेरा फिर याद आ रही है, यदि हम नहीं जागे तो हमारे देश का भी बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। टीवी खोलो, 70% मीडिया वाले और अखबार वाले, 30% बहुत बढ़िया है, राष्ट्रीय भावना लिखते हैं, पंजाब केसरी लिखता है, सबकी चमड़ी उतारता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अश्विनी कुमार किरण जी से मिला हूं। कुछ मीडिया वाले भी हैं, लेकिन इन सब का दिमाग ठिकाना लाना है। मैं एक फिर करूंगा, बख्शी साहब 15-10 आदमी की कमेटी बनाइए, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और दोबारा कोई देशद्रोही की बात करता है तो कम से कम 15-20 लाख आदमियों का जुलूस निकालकर उनका डेमोक्रेटिक तरीके से उनका नाक में दम होना चाहिए। ये तो मैं संगठन की एकता के बारे में बोलूंगा। दूसरा, हम फौजी सब कुछ कर सकते हैं। हमारी 1365 एसोसिएशन है। 1365 एसोसिएशन में हम फौज से आकर भूल जाते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है। हमारी कुछ संस्थाओं में 1983 से जुड़ा हुआ हूं, डेमोक्रेसी पर हमारी संस्था भी कम ध्यान देती है। हमारी संस्थाओं को एक करो, एक करके राष्ट्रीय बारे में सोचो। कल यहाँ एक चर्चा हुई थी, क्षमा मांग ली, बात खत्म हो जाती, बड़ी स्टेट फॉरवर्ड। हमारे पोस्ट में सैनिक कल्याण मंत्रालय, हमारा चीन और पाकिस्तान से दुश्मन। मैं उदाहरण के साथ देता हूं, रक्षा मंत्रालय में कुछ ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया डायरेक्टर आए हैं। सुधाकर शुक्ला जी डायरेक्टर पेंशन आए थे, एमएन दास आए थे, एक से एक हमारा भला करते हैं। बीच में कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो फौजियों का बुरा ही बुरा सोचते हैं, जिसमें एक हरबंस सिंह साहब आए थे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, 6 पे कमीशन में स्पेशल फैमिली पेंशन भी 7,000 रुपया और वार विडोज की पेंशन भी 7,000 रुपया, जबकि स्पेशल फैमिली पेंशन से वार विडोज की पेंशन डबल होती है, ताकि ये फौजी लड़ते रहें। 1 रैंक 1 पेंशन और 7 पे कमीशन में आज से पहले 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक सिपाही की पेंशन 375, 1200, 3500। इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन में उनकी पेंशन घटा दी, एक आदमी को दे दी, सिपाहियों की विधवा को 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 1 जुलाई 2009 को, 24 सितंबर 2012 को, और नई रैंक में खाली 499 रुपया, 3,900 विधवा का किया, जो 15 साल से कम वाला है। कारगिल के अंदर जितने डिसेबल सोल्जर थी, सबकी 2.5 साल नौकरी थी, उनका क्या कसूर है 2.5 साल की नौकरी में? 50% डिसेबल हो गए, वो हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। भाई बोलना तो बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन इसकी फिर कम बनाते हैं। हमारी पेंशन में भी बहुत कमियां हैं। हमारे अधिकारी चाहते हैं, लेकिन सिविलियन कुछ बैठे हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, जिसमें पूरी डिटेल बनाकर दे दूंगा, यहां बोलने से फायदा नहीं है। खास करके विधवाओं की
सबसे पहले हमें विधवाओं के लिए बोलना चाहिए जो 62-65-71 में हो चुकी हैं। उसके बाद हमें वार्ड डिसेबल के लिए, उसके बाद डिसेबल के लिए, उसके बाद रिजर्व्स के लिए, फिर सिपाही से हवलदार तक के लिए, उसके बाद ऑफिसर्स के लिए सबसे ज्यादा नीडेड वो हैं। समय कम है, बहुत कुछ बोलने का इरादा था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बहुत रूलिंग बतानी थी, लेकिन एक बात फिर कहूंगा मैं, संगठन सारी संस्थाओं को जोड़कर देशद्रोहियों के खिलाफ जबरदस्त संगठन बनाओ, और ऐसा संगठन बनाओ का कोई भी देशद्रोही की, चाहे वो मीडिया वाला हो, चाहे वो जेएनयू का हो, चाहे वो कहीं भी हो, ऐसा जुलूस निकाला जाएगा जिंदगी के अंदर उसको पूरी रात नींद नहीं आ रही, उसकी दिमाग की नस पड़ जाए। हमने ये देश बचाना है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये देश बहुत बड़ा है, और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि देश के कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ पर कि हमारा पुरुष सैनिक नहीं है, और सबको अपनी अपनी एक ज़रूरत है। इसी कारण से देश में कई एक संगठन काम कर रही है पुरुष सैनिकों के हित में, और सब लोग अच्छा काम कर रहा है, करना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हमें किसी मुकाम तक पहुंचना है तो हमारे पास एक डायरेक्टिव सोच होनी चाहिए, सोच की एक दिशा होनी चाहिए। वेटरन्स इंडिया, जैसा कि आपने हमारे हर एक वक्ता से सुना कि वेटरन्स इंडिया सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि हम वेटरन का देश निर्माण में क्या रोल हो, हम कैसे देश में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश के प्रति त्याग की भावना जागृत करने में सहयोग कर सकते हैं। हर एक फंक्शन का, हर एक संगठन का अपना एक वजूद है, अपनी एक सोच है, और सबका अपना एक सम्मान है। मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज का जो फंक्शन है, जो ये वेटरन्स इंडिया एक संगठन है, इसके मंच पे जब आप आते हैं, आपको सम्मान मिलता है, तो यहाँ पे आप अपने त्याग को दिखाएं। यहाँ पे आके आप ऐसी कोई भी बातें नहीं करें जिससे कि वेटरन्स इंडिया के ऑब्जेक्टिव को किसी भी तरह का चोट पहुँचे। क्योंकि यदि मैंने आपको या वेटरन्स इंडिया ने आपको एक मंच दिया, बोलने का मौका दिया, तो सिर्फ यह कि आप वेटरन्स इंडिया के ऑब्जेक्टिव को और मजबूत करेंगे, वेटरन्स इंडिया को और एक्सपेंड करेंगे। मैं हर एक के व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति के भावना का बहुत सम्मान करता हूँ। हर एक व्यक्ति के पास कुछ एक क्वालिटी है जो दूसरे के पास नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम किस लिए इस मौके पर जुटे हुए हैं। तो जो वेटरन्स इंडिया है, जो वेटरन्स इंडिया का नेशनल कन्वेंशन है, इसका जो मकसद है, हम सभी लोगों को अपनी बात, अपनी वाणी वेटरन्स इंडिया के ऑब्जेक्टिव तक ही बांध कर रखना चाहिए। इससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा और वेटरन्स इंडिया को भी मजबूती मिलेगी। अब हमारे बीच में एक बहुत ही महान हस्ती आने वाले हैं, 5-7 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। हमारे जो अलग अलग स्टेट से स्टेट प्रेसिडेंट आए हुए हैं या स्टेट से नुमाइंदा आए हुए हैं, उनका भी सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे काम होगा और 2-2.5 घंटे, 2 घंटे के आसपास हमें बैठना है, विचार मंथन करना है। इसके बाद लंच की व्यवस्था है, फिर हम लोग लंच करेंगे और आगे फिर जो ये सोच यहाँ पे हम लोगों ने सुना, इस सोच को अपने आसपास, अपने दोस्त, अपने बंधु, अपने शुभचिंतक, जनसेवक, समाज सेवी के बीच में फैलाने का काम करेंगे। कर्नल शर्मा साहब अब कुछ बोलना चाहते हैं तो 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। धौला कुआं पहुंच चुके हैं हमारे
जो अभी इस सेशन के चीफ गेस्ट हैं सुरेश चौहान के जी, जो चेयरमैन हैं सुदर्शन न्यूज के भी और बहुत ही अच्छे देशभक्त हैं, राष्ट्रवाद पे एक बहुत बड़ी पकड़ है उनका, तो उनको हम लोग सुनेंगे। अब उससे पहले की कार्रवाई के लिए हमारे कर्नल HP शर्मा साहब। थैंक यू मिश्रा जी। जो आप बता रहे हैं बातें, वो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ उपस्थित जो और संगठन के लोग आए, हेलो जगबीर, भाई पीछे आवाज़ आ रही है? थैंक यू। मैं अपनी बात रखने से पहले हमारे बीच में कैप्टन नरेंद्र कुमार महाजन साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं डिसेबल्ड वॉर वेटरन्स इंडिया रजिस्टर्ड, जो कि दिस इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स बैटल कैजुअलिटीज़ in India. It is recognized by Government of India and Ministry of Defence. I'll request Captain Mahajan to kindly come on the stage and tell us something about their organization. Probably a lot of people are not aware of this organization. I'll be able to give you 5 minutes, sir. You are most welcome, sir. Let's give him a big hand, please, ladies and gentlemen. मेरे प्यारे फौजी भाइयों, इससे पहले कि मैं अपनी संस्था के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं 1971 का वॉर डिसेबल सोल्जर हूँ। मुझे केवल 7 गोली लगी थी और मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। अचानक मेरे हाथ हिलने में वहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर थी उन्होंने देखा और भूत भूत करके चिल्लाई, परंतु दूसरी जो नर्सिंग ऑफिसर थी उसने चिल्ला कर पहुंचा और डॉक्टर को बुलाकर उन्होंने मुझे बचा लिया। आज वो मेरी धर्मपत्नी हैं और मेरे साथ बैठी हैं। दोस्तों, डिसेबल्ड वॉर वेटरन का गठन इनकी प्रेरणा से हुआ था। 1977 की बात है। मैं और मेरी श्रीमती आर्मी हॉस्पिटल RR में गए थे। वहाँ देखा, मुझे डॉक्टर के देखने के बाद मुझे उन्होंने एक्सरे कराने के लिए कहा। मैं एक्सरे कराने के लिए गया तो मेरा एक्सरे तो बहुत जल्दी हो गया। वहाँ एक वॉर डिसेबल्ड सोल्जर था जिसकी दोनों टांगें कटी हुई थी। वो बेचारा मुझे एक्सरे करने के बाद रोका हुआ था कि देखें फिल्म ठीक है कि नहीं। वो बेचारा हर बार उठता, 10-15 मिनट बाद जाता, फिर वापस आ जाता। और एक बार उन्होंने, मेरी श्रीमती ने उसको रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा, जाके पूछा क्या बात है। कहता है मैडम मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, मेरी बीवी का एक्सरे नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बात है। तो श्रीमती ने कहा कि जाइए आप बात कीजिए। मैं गया। मेरे जाने पर ये तो ठीक है कि एक्सरे 10 मिनट में हो गया, पर उसी दिन मेरी श्रीमती ने मुझे कहा कि आप ऐसा कोई गठन बनाएं जिससे कि वॉर डिसेबल को आप लुक आफ्टर कर सकें। 1978 में हमने डिसेबल्ड वॉर वेटरन का गठन किया और इसको रजिस्टर कराया। दोस्तों, दिल्ली में, हिंदुस्तान में कुल 9,700 कुछ वॉर डिसेबल्ड हैं और ये रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि 1978 में जब हमने इस संस्था को रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश की तो IAS ऑफिसर्स ने बहुत पंगा उठा डाला और हमें बड़ी मुश्किल से रजिस्टर किया। अब ये संस्था उन 3 संस्थाओं में से एक है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। पहली संस्था है IESL, इंडियन एक्स सर्विसेज लीग, और दूसरी है एयर फोर्स एसोसिएशन, और तीसरी है डिसेबल वॉर वेटरन। इस संस्था के माध्यम से हम अपने उन फौजी जवानों को मदद करने की कोशिश करते हैं
जो वॉर में डिसेबल्ड हैं या बैटल कैजुअलिटी हुए हैं। हमारी इच्छा तो है कि हर डिसेबल्ड को कोई हम मदद करें, पर हमारे सोर्सेज बहुत, जस्ट मिनट, सॉरी माय फॉल्ट। हमारी संस्था के पास सोर्सेज बहुत कम हैं। हमें किसी प्रकार का चंदा न सरकार, न किसी पर मदद सरकार से मिलती है, न किसी और से हम मदद लेते हैं। आज तक जितना भी काम किया है हमने अपने उन ऑफिसर अधिकारियों से पैसा इकट्ठा करके किया है जिनके जो भी वॉर डिसेबल्ड है। इस संस्था ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर आप इस संस्था के बारे में पूरा जानना चाहें तो हमारी वेबसाइट लोड है। वेबसाइट है www.dwave, 2 अक्षर हैं डिसेबल वॉर वेटरन के, dwave.org, उसमें सब कुछ लिखा है। हमारी बहुत सी उपलब्धियां हैं, पर हमारी वो उपलब्धि नहीं हो सकी कि हम अपने बारे में दुनिया को संज्ञान दे सकें, अपने बारे में दुनिया को बता सकें। उसका कारण हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैं आज अधिक नहीं बोलूँगा। हमारा दफ्तर, हमने एक वॉर विडो ने, वॉर डिसेबल सोल्जर की वाइफ ने हमें एक बहुत भारी रकम देकर प्रदान किया है जो हमें सरकार नहीं दे रही थी। हम 1978 से सरकार से दफ्तर मांग रहे थे, उन्हें दफ्तर की जगह नहीं दी। आज हमारे पास दफ्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उन वॉर डिसेबल सोल्जर तक पहुंच सकूंगा जो हमारे दूर दूर कॉर्नर्स में रहते हैं। मैं एक, इफ यू आर वेरी बिजी आई लीव इट। हमारी ये इच्छा है कि हम उन वॉर डिसेबल्ड के पास पहुंचे जो दूर दूर कॉर्नर में रहते हैं। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, मैं तकरीबन पिछले 12 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार हमें, या जो जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, वो सबको टीवी के माध्यम से फिक्स डेट, फिक्स डे, फिक्स टाइम से हमारे फौजी भाइयों को बताए जिनका पूरा लाभ उठा सके। मैं ये पक्की तौर से कह सकता हूँ कि मेरे अधिक से अधिक भाइयों को ये नहीं पता कि हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या हमारी सुविधाएं हैं, क्या क्या हमें मिलना चाहिए। इसके लिए मैं फिर आपके इस स्टेज के माध्यम से, और बख्शी साहब बैठे हैं उनके माध्यम से, और सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं उनके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करें, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि वो जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं, चाहे वो सेंटर दे रहा है, चाहे वो स्टेट दे रहा है, उनको टीवी पे फिक्स डे, फिक्स टाइम पर अनाउंस करें, जिससे कि वो हमारे फौजियों तक पहुंच सके। सच्चाई तो ये है कि हमारे सिविलियन भाइयों को भी हमारे बारे में कुछ नहीं है और हमारी कुछ खास इज्जत नहीं रह गई, क्योंकि मैंने कई जगह पहुंचा हूं और जो लड़ाई में जख्मी आदमी के बारे में पूछा तो वो कहता वो लंगड़ा फौजी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, परंतु मैं उसको कुछ नहीं कह सकता था। वो हमारी कमी है, हमारे सरकार की कमी है। मैं उस किसी सरकार को दोष नहीं दूंगा, चाहे वो ये सरकार है या पिछली सरकार है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर जो कुछ भी हुआ हमारे लिए 1971 की सरकार ने किया, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके लिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा और मैं कहूँगा धन्यवाद आपका मुझे समय देने के लिए। और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो जिस व्यक्ति को भी हमारे वॉर डिसेबल के बारे में पता हो वो हमें बताने की कोशिश करें। हमारी वेबसाइट पे जाकर हमें पता देख लें और हमें बताने की कोशिश करें, जो कि हम कुछ काम कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।